Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 11 sound exercise conceptual questions. Question 11.1 is why two tin cans with a string stretched between them would be a better way to communicate than merely shouting through the air. Students, दो टिन कैंस हैं और इनको एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए एक बेटर सिस्टम है रादर देन थ्रू द एयर, यानी अगर हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कैंस वाला सिस्टम बेटर है एज कंपेयर टू द शाउटिंग थ्रू द एयर। इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इन एयर साउंड स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में साउंड तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है, तमाम डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। While in case of tin cans, it confines in them with more intensity. अगर हम बात करें टिन कैंस की, टिन कैंस जिनको स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है, अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में साउंड ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कन्फाइन रहती है, यानी कि एयर में साउंड जिस तरह से स्प्रेड होती है ऐसा इस सिस्टम के केस में नहीं होता। इस सिस्टम में साउंड कन्फाइन रहती है, एयर में नहीं आती। सेकेंडली, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की इन सॉलिड्स, तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन इन गैसेस। दैट्स व्हाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू स्ट्रिंग देन एयर। सिंपली दो टिन कैंस थे जिन्हें स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया था और ये पूछा गया था कि ये बेटर सिस्टम क्यों है फॉर कम्युनिकेशन देन शाउटिंग थ्रू द एयर। तो एयर में अगर हम बात करें तो साउंड वेव्स तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड होती हैं, साउंड तमाम डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है, इसलिए किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसकी वो इंटेंसिटी नहीं रहती। लेकिन अगर हम इस कैंस के सिस्टम की बात करें तो टिन कैंस के केस में हमारे पास सिस्टम में सॉलिड है और इस केस में क्या होगा, साउंड वेव्स ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इस सिस्टम में ही कन्फाइन रहेंगी, इस सिस्टम में ही रहेंगी और इस सिस्टम में ही ट्रैवल करेंगी। इसके अलावा अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ग्रेटर है एज कंपेयर टू गैसेस। तो एयर एक गैस है, एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड और एज कंपेयर टू द टिन कैन सिस्टम। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि टिन कैन सिस्टम में स्ट्रिंग के थ्रू साउंड वेव्स फास्टर ट्रैवल करेंगी एज कंपेयर टू एयर। Next we have question 11.2. We can recognize persons speaking with the same loudness from their voice. How is this possible? Different persons हैं और same loudness से उनकी voice आ रही है, हम कैसे distinguish कर सकते हैं कि किसकी sound है या किसकी voice है? Persons speaking with the same loudness we have different quality of sound और pitch. Students, हमने sound के characteristics में discuss किया था pitch को और quality को। क्वालिटी की अगर हम डेफिनेशन डिस्कस करें, क्वालिटी ऑफ साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। इस तरह से हम पिच की बात करें, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। अगर हम बात करें डिफरेंट पर्सन्स की जो सेम लाउडनेस से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्वालिटी की वजह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम पिच की वजह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेल और फीमेल वॉइसेस की, तो फीमेल्स के केस में पिच ज़्यादा होगी। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के केस में पिच कम होगी, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी की वजह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि साउंड किसकी है या वॉइस किसकी है। That's why it will be easy to identify between different sounds of the persons. Next we have 11.3. You can listen to your friend around a corner, but you cannot watch him, her. Why? हम अपने फ्रेंड की साउंड, अपने फ्रेंड की आवाज सुन सकते हैं किसी कॉर्नर के अराउंड, मतलब हमें कोई पर्सन नजर नहीं आ रहा लेकिन कॉर्नर के अराउंड हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम बात करें वेव्स की प्रॉपर्टीज की, तो अगर बात की जाए साउंड वेव्स की और लाइट वेव्स की, तो ये डाइफेक्ट होती हैं। डाइफेक्शन के केस में हमने डिस्कस किया था, अगर वेव्स के पास में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, तो वेव्स उस ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, लाइट वेव्स की, तो इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये डाइफेक्ट होती हैं फ्रॉम एजेस एंड कॉर्नर्स।
अगर हम बात करें वेवलेंथ की ऑफ द वेव्स, तो अगर वेवलेंथ इस हर्डल के कंपेरेबल हो तो हमें डायफ्रैक्शन ज्यादा नजर आती है, लेकिन अगर वेवलेंथ ऑफ वेव्स बहुत कम हो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द हर्डल या साइज ऑफ द कॉर्नर, तो हमें डायफ्रैक्शन इतनी नजर नहीं आती। हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 10 में कि जब स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन वेव्स की वेवलेंथ के कंपेरेबल थी तो हमें ज्यादा डायफ्रैक्शन नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन हमने वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा की तो हमें सिर्फ कॉर्नर्स पे, एजेस पे थोड़ी सी डायफ्रैक्शन नजर आई। तो अगर वेव्स के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो हर्डल का साइज, तो उस केस में हम कह सकते हैं प्रॉपर डायफ्रैक्शन होगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम डील कर रहे हैं साउंड वेव्स के साथ। अगर हम साउंड वेव्स की वेवलेंथ की बात करें तो साउंड वेव्स की वेवलेंथ लार्जर है एज कंपेयर टू लाइट वेव्स। लाइट वेव्स प्रॉपर डायफ्रैक्ट होंगी तो ही हमें वो पर्सन नजर आएगा, लेकिन अगर लाइट वेव्स की वेवलेंथ की बात की जाए तो लाइट वेव्स की वेवलेंथ स्मॉल है एज कंपेयर टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है, दैट्स वाई अगर इसको कॉर्नर के साइज से कंपेयर किया जाए तो साउंड वेव्स की वेवलेंथ कॉर्नर के साइज से कंपेरेबल है। दैट्स वाई साउंड वेव्स अच्छे तरीके से डायफ्रैक्ट होंगी और हमें साउंड क्लियरली सुनाई देगी। अगर हम बात करें लाइट वेव्स की तो इनकी स्मॉल वेवलेंथ है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कॉर्नर, दैट्स वाई लाइट वेव्स इस तरह से डायफ्रैक्ट नहीं होंगी और हमें वो पर्सन नजर नहीं आएगा। दिस इज द रीजन कि साउंड वेव्स क्यों डायफ्रैक्ट होती हैं और लाइट वेव्स क्यों डायफ्रैक्ट नहीं होती। Next we have 11.4 question. Why must the volume of a stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher than in a room with a woodcut floor? स्टीरियो को प्ले करना है और क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वॉल टू वॉल कारपेटेड रूम में इसका वॉल्यूम हाई क्यों रखना पड़ता है एज कंपेयर टू द रूम विद अ वुड कट फ्लोर। स्टूडेंट्स, इसको हमने रेवेबरेशंस में और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स में भी डिस्कस किया था। अगर कारपेटेड रूम है तो उस केस में साउंड वेव्स एब्जॉर्ब ज्यादा होंगी। अगर वुडकट फ्लोर की बात की जाए तो वुडकट फ्लोर के केस में साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट ज्यादा होंगी और रूम के हर कॉर्नर में जाएंगी। तो इसका हम रीजन डिस्कस कर लेते हैं। मोर वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन आ रूम विद वुडन फ्लोर देन आ कारपेटेड फ्लोर विच कॉजेज मोर लाउडनेस। अगर हम बात करें वुडन फ्लोर की तो वुडन फ्लोर उस तरह से साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करता और साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन से साउंड वेव्स हर कॉर्नर तक जाती हैं और एक लाउड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम बात करें कारपेटेड फ्लोर की तो कारपेटेड फ्लोर के केस में साउंड वेव्स एब्जॉर्ब होंगी ज्यादा एज कंपेयर टू वुडन फ्लोर। इस केस में वॉल्यूम उतना नहीं होगा जितना वुडन फ्लोर के केस में है। दैट्स वाई हमें कारपेटेड रूम में स्टीरियो वॉल्यूम को हाई रखना पड़ेगा क्योंकि कारपेटेड रूम में साउंड वेव्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब भी होंगी। Next we have a student says that the two terms speed and frequency of wave refer to the same thing. What is your response? एक स्टूडेंट का ये क्लेम है कि स्पीड और फ्रिक्वेंसी सेम थिंग को रेफर करती हैं, मीन्स ये सेम टर्म्स हैं। तो इसका हम आंसर करते हैं कि स्टूडेंट का ये क्लेम ठीक है या नहीं। तो स्टूडेंट का ये क्लेम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम स्पीड की डेफिनेशन डिस्कस करें, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव बिटवीन द टू पॉइंट्स इन सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वेव दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द सेम टू पॉइंट्स इन यूनिट टाइम। कितनी वेव्स गुजर रही हैं यूनिट टाइम में उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान। यूनिट टाइम 1 सेकेंड का है, कितनी वेव्स गुजर रही हैं यूनिट टाइम में उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। स्टूडेंट का क्लेम ठीक नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11.6. Two people are listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. Explain how this could happen. दो लोग हैं और वो एक ही म्यूजिक सुन रहे हैं एक ही डिस्टेंस पे, यानी कि साउंड का जो सोर्स है दोनों पर्सन्स का उस सोर्स से सेम डिस्टेंस है। ये दोनों पर्सन्स साउंड की लाउडनेस पे डिसएग्री करते हैं। तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों पर्सन्स क्यों साउंड की लाउडनेस पे डिसएग्री करते हैं।
If two persons are listening the same music at the same distance with different loudness shows that the medium between the music source and the first listener is air. अब पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है और साउंड को जो सोर्स है उनके दरमियान मीडियम हो सकता है सिर्फ एयर हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरा लिसनर या दूसरा पर्सन एक हर्डल फेस कर रहा हो, यानी पहले पर्सन और म्यूजिक सोर्स के दरमियान कोई हर्डल ना हो, सिर्फ एयर हो। और अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेकंड पर्सन और म्यूजिक सोर्स के दरमियान कोई ऑब्स्टेकल हो, कोई हर्डल हो। तो इस केस में हो सकता है कि उसे प्रॉपर लाउडनेस नहीं मिली या प्रॉपर उसको लाउड साउंड नहीं सुनाई दे रही। इसके अलावा इसका दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि दोनों पर्सन्स की फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स डिफरेंट हो सकती हैं। हमने डिस्कस किया था कि साउंड की लाउडनेस फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स ऑफ लिसनर पे भी डिपेंड करती है। अगर तो नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए लाउडनेस वही होगी जो कि साउंड सोर्स से आ रही है, लेकिन अगर पर्सन के ईयर्स सेंसिटिव हैं तो उस केस में उस पर्सन को ये साउंड जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट लाउडनेस के साथ है उसको ज्यादा लाउड सुनाई देगी, यहाँ तक कि उसके लिए पेनफुल इफेक्ट होगा। और यही लाउडनेस डिफेक्टिव ईयर्स के लिए किसी और लेवल की होगी। तो लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स ऑफ लिसनर। अगर लिसनर के नॉर्मल ईयर्स हैं तो उसकी लाउडनेस वही होगी जो सोर्स से आ रही है, लेकिन अगर पर्सन के डिफेक्टिव ईयर्स हैं या सेंसिटिव ईयर्स हैं तो उसके लिए लाउडनेस सोर्स की लाउडनेस से टोटली डिफरेंट होगी। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी है कि दो पर्सन्स डिसएग्री करें ऑन द लाउडनेस ऑफ साउंड। Next we have 11.7. Is there any difference between echo and reflection of sound? Explain. अगर हम इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिलेट करें तो इनके दरमियान कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सरफेस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इको के पॉइंट्स हैं। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव ऑफ अ सरफेस। साउंड वेव की किसी एक सरफेस से रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इको। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सुपर पोजिशन ऑफ इकोज। अगर एक सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है देन दिस इज कॉल्ड इको, लेकिन अगर ये इकोज सुपर इम्पोज हो रही हैं और डिफरेंट सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होके एक कंबाइंड इफेक्ट दे रही हैं देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन में एक से ज्यादा सरफेसेस हैं और डिफरेंट सरफेसेस से इको प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह से अगर हम बात करें इको की, तो इको इज क्लियर एंड डिस्टिंग्विशेबल। इको क्लियर होती है और इसको हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डिफरेंट सर्फेसेस से इको के कॉम्बिनेशन से बनी है। दैट्स वे हम कह सकते हैं कि ये लेस क्लियर होती है एज कंपेयर टू इको। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 17 मीटर। अगर इको की बात की जाए तो क्लियर इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17 मीटर। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में कोई मिनिमम स्पेसिफाइड डिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव 11.8. Will two separate 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound? Explain. हमने एक्सप्लेन करना है कि 50 डेसिबल की दो साउंड्स मिलके 100 डेसिबल साउंड का इफेक्ट दे सकती हैं या नहीं। तो आंसर इज नो। टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड्स टुगेदर डू नॉट constitute a 100 decibel sound because the decibel scale is a logarithmic scale of the sound waves. स्टूडेंट्स, हमने साइड इंफॉर्मेशन में डिस्कस किया था कि डेसिबल स्केल लॉगरिथमिक स्केल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दो 50 डेसिबल साउंड्स मिलकर 100 डेसिबल साउंड का इफेक्ट नहीं दे सकते। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है कि डेसिबल स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है और लॉगरिथमिक स्केल में हम डायरेक्ट 50 + 50 करके 100 नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर से डील करना होता है। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है 50 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल को इंटेंसिटी में। पहले हम इसको इंटेंसिटी में चेंज करेंगे, उसके बाद उस इंटेंसिटी को डबल करेंगे और फिर उसका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो पहले हम 50 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल को इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे साउंड लेवल का,
साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है 10 log I over I naught. I naught is the faintest audible sound intensity, that is 10 raised to power minus 12 watt per square meter. और इस तरह से अगर हम बात करें I की, तो I क्या है? It is the intensity of unknown sound. अभी हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है 50 डेसिबल. हम इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उस इंटेंसिटी को फर्दर यूज करेंगे. तो यहाँ पे आई हमारे पास अननोन है, 50 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल है, और यहाँ पे 10 फॉर्मूला में ऑलरेडी है, लॉग आई ओवर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी 10 इज पावर माइनस 12. अब हम इसे लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे. 10 लॉग आई, और अगर डिवीजन हो रही हो तो सब्ट्रैक्शन में चेंज होती है, लॉग आई माइनस लॉग 10 इज टू पावर माइनस 12. लॉग के रूल्स में होता है कि जो पावर में टर्म होती है वो लॉग के पहले आ जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है. सो वी हैव माइनस 12. जब यहाँ पे आएगा तो इस माइनस को प्लस करेगा, ये आएगा प्लस 12 लॉग 10. लॉग 10 का आंसर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और 10 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 लॉग आई प्लस 12 इंटू 10, 120 बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम इसको 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं इस साइड पे. तो सिंपली यहाँ पे ये किया गया है कि 10 को 50 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे आंसर आया 5, और हमारे पास टर्म्स लगे हैं लॉग आई प्लस 12. अब हम सिंपली क्या करेंगे, लॉग आई को सेपरेट करेंगे और 12 को साइड पे ले जाएंगे. 5 माइनस 12 लॉग आई इज इक्वल टू माइनस 7. अब हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग लेने से ये लॉग रिमूव हो जाएगा, हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 7. तो माइनस 7 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 वॉट पर स्क्वायर मीटर. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ 50 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल. तो 50 डेसिबल की जो हमारे पास साउंड आ रही थी उसका इंटेंसिटी लेवल हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हम इस इंटेंसिटी लेवल को डबल करेंगे. डबल करके हम चेक करेंगे कि वाकई इसको डबल करने से 100 डेसिबल आंसर आता है या नहीं. अब हमारे पास 50 डेसिबल की दो साउंड्स हैं. फर्स्ट साउंड का इंटेंसिटी लेवल है 50 डेसिबल, सेकेंड साउंड का भी है 50 डेसिबल, और अगर हम इनको इंटेंसिटी में देखें तो फर्स्ट साउंड की इंटेंसिटी है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7, और सेकेंड साउंड की इंटेंसिटी है अगेन 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7. अब हम इसको डबल करेंगे तो डबल करके हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7, यानी कि 1 प्लस 1 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7, यानी कि हमने सिर्फ इस इंटेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास ये साउंड है जो टोटल आई है 50 डेसिबल प्लस 50 डेसिबल से, यानी कि हमने 50 डेसिबल कि दोनों साउंड्स की इंटेंसिटी को सम अप किया है, वो हमारे पास इंटेंसिटी के फॉर्म में आ गया. अब हम इसका कलेक्टिवली साउंड लेवल कैलकुलेट करेंगे. अगर 100 डेसिबल आ गया तो हम क्लियरली कह सकेंगे कि 50 डेसिबल की साउंड्स मिलके 100 डेसिबल की साउंड बनाती हैं. लेकिन अगर नहीं आता तो उस केस में हम इसका फर्दर इफेक्ट डिस्कस करेंगे. सो वी हैव 2 इंटू 10⁻⁻7, ये ऑडिबल फेंटेस्ट इंटेंसिटी है, दैट इज 1 इंटू 10⁻12. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर्स को. सॉल्व करके हमारे पास ये -12 पर जाके +12 बन जाएगा, 10⁵ आ जाएगा, 2 एज इट इज आएगा. अब हम लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे. यू नो वेरी वेल, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होता है, log 2 प्लस log 10 5. ये पावर में जो 5 है ये स्टार्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 6 है, आप इसको 5 कंसीडर करें. log 2 प्लस 5 log 10, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, log 10 का आंसर 1 लिखेंगे और यहाँ पे अगेन 5 आएगा. log 2 का आंसर आएगा 0.3010, और यहाँ पे 10 एज इट इज है. अब हम इन दोनों को सम अप करेंगे, आएगा 5.3010. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 53.01 डेसिबल. इसका मतलब ये है कि अगर दो 50 डेसिबल की साउंड हैं तो वो मिलकर इफेक्ट देंगी 53.01 डेसिबल का, यानी कि ये दोनों साउंड्स मिलके 100 डेसिबल का इफेक्ट नहीं देंगी. तो हमने इसको क्लियरली डिस्कस भी कर लिया है. हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि 50 डेसिबल की साउंड्स मिलकर 100 डेसिबल का इफेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि हम साउंड इंटेंसिटी लेवल में यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल, और ये उसमें स्ट्रेट अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह पॉसिबल नहीं है जैसे हम अरिथमेटिक में करते हैं 50 प्लस 50 100 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम लॉगरिथमिक स्केल यूज कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है. At the end we have 11.9 question, why ultrasound is useful in medical field. मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड क्यों यूजफुल है, हमने इसकी एप्लीकेशंस नहीं देखनी, हमने सिंपली ये डिस्कस करना है कि क्या रीजन है कि अल्ट्रासाउंड्स को हम यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स.
हमने डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है और जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज में नहीं आती। अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक वेव्स की तो इनकी हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से हम कह सकते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और अगर हम रिलेशन यूज करें v इज इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो यहाँ से हमें क्लियरली आइडिया होता है अगर स्पीड को कांस्टेंट ट्रीट किया जाए, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ विल बी स्मॉल, और ये स्मॉल वेवलेंथ बहुत यूजफुल है फॉर डिटेक्टिंग द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जिससे डॉक्टर्स के लिए इजी हो जाता है ह्यूमन ऑर्गन्स में डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करना। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आपने इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फिजिक्स की नोटबुक पे नोट करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।